नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों को लेकर चुनावी प्रचार अभियान ने पकड़ी गति। चुनावी रैली के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के रामपुर में जनसभा को किया संबोधित। लोगों से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 23 और 24 अक्टूबर को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी होने का लगाया पूर्वानुमान। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों को हिमाचल के घर घर तक पहुंचाने को लेकर कैलेंडर किया जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है। भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने मंडी संसदीय क्षेत्र के रामपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता 70 साल से अधिक उम्र के लाखों लोगों के लिए पेंशन के प्रावधान, घर घर चूल्हा देने और हिमकेयर योजना के तहत हुए लाखों लोगों के मुफ्त इलाज को काम नहीं मानते। कहा कि कांग्रेस के लिए लाखों करोड़ों का घोटाला ही काम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने पूर्व सैनिक को टिकट दिया है, जिसे कांग्रेस बचा नहीं पा रही है और कांग्रेस नेता सैनिकों पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के रामपुर से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कारगिल जैसे युद्ध को छोटा मानते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सेना के जवानों का राजनीति में क्या काम। मुझे लगता है कि आज की राजनीति में ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वालों की जरूरत है। उन्होंने कहा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को टिकट दिया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो भी विकास हुआ है ये कांग्रेस के लोगों की देन है, तो कांग्रेस के नेताओं को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये महंगाई किसकी देन है। आज प्रदेश में हमारी सरकार को बने हुए 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है। कांग्रेसी कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है। इतने साल तक वो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या किया। हिमाचल में भी बनी हुई है और ये जनरल चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। हम आपसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। हम सहयोग ये मांगने के लिए आए हैं कि आज देश को जो मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, वो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास जो है मौजूद है। नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में उनको और मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों दलों के स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हैं। इसी के तहत भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्की में भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में एक के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, मोदी सरकार ने 7 साल में कर दिखाया। आरोप लगाया कि कांग्रेस 70 साल तक भ्रष्टाचार में सुलिप्त रही और लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। वहीं महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को डिबेट की चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई दर 12% पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 4% से ज्यादा कभी नहीं हुई है। जयनगर, धुंदन व कराड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अर्की के विकास में रतन पाल का अहम योगदान है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र का विकास करना विधायक का काम होता है। लेकिन 4 वर्षों तक अर्की की एक भी मांग विधानसभा में नहीं रखी गई। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 6 बार के मुख्यमंत्री थे। वे चाहते तो अर्की का विकास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रतन पाल लगातार लोगों के बीच आते रहे और अर्की की मांगों को सरकार के समक्ष रखते रहे, जिसके फलस्वरूप आज अर्की में अच्छा विकास हुआ है और यह विकास आने वाले 1 वर्ष में भी किया जाएगा।
अनुराग ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पिछला एक वर्ष पूरे विश्व के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। विकसित देश कोरोना काल में अर्थव्यवस्था से जूझते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा किया गया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकला तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जिन्होंने दिन रात गरीबों की सहायता कर मानवता धर्म को निभाया है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के ऊपर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कारगिल युद्ध को कोई बड़ा युद्ध नहीं मानती है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये प्रदेश वीरों की भूमि रही है। इस युद्ध में 2 परमवीर चक्र प्रदेश के वीरों को प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से एक फौजी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उससे भी कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो रही है। भाजपा हमेशा से ही अपने सैनिकों का सम्मान करती है। अपने भाई रतन सिंह पॉल जी के लिए आपका आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मांगने के लिए, और जिस दिन इनका नामांकन भी था मैं उस दिन भी आया था। उस दिन भी लोगों में उत्साह था, जोश था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और आज जब मैं पहले कार्यक्रम में जयनगर पहुंचा तो मैं कह सकता हूं जीत का जय घोष जयनगर वालों ने लगा दिया था। नामांकन से ज्यादा बड़ी भीड़ शायद मेरे ख्याल से जयनगर के कार्यक्रम में थी। भीड़ होना ही सब कुछ नहीं, उससे ज्यादा उसका उत्साह था। चुनाव को लेकर जोश, उत्साह, उमंग होना अपने आप में दिखाता है कि लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। तो जयनगर वालों ने तो जीत को सुनिश्चित करने के लिए जय घोष लगा दिया। सुंदन में मुझे लगता था क्या होगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पर मैं वहां पर भी एक सभा करके गया था 2017 में। जयनगर वालों को उन्होंने भी पीछे छोड़ा। शानदार भीड़, बहुत जोश, और मैं कहूं जहां एक और जय घोष लगा था तो दूसरों ने धुलने की तैयारी पूरी कर ली थी। धुंधन वालों ने सोच लिया था कि धनाधन करके वोट डालेंगे, दूसरों को धुन देंगे। ये प्रोग्राम कहां है? तो कराड़ा घाट वाले करारी जीत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं। उमन चौथे साल तक जब चुनाव आता है, उपचुनाव में बहुत कम लोगों का रहता है कि चलो साल बाद चुनाव तो है ही। बहुत सारे लोगों को लगता है यार साल बाद वोट डाल देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये तीनों कार्यक्रम देखकर मैं कह सकता हूं, आप जो कहते हो अर्की का लाल रतन पाल, ये केवल आपके विधायक नहीं बनेंगे, ये रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीत यहां पर दर्ज करेंगे मेरे भाइयों। हमारे प्रिय नेता, हिंदुस्तान की आन बान शान, युवा दिनों की धड़कन, यानी कि हम जो आज युवाओं में जोश देख रहे हैं, ये सारा का सारा जोश आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के सुनने के लिए आतुर है। 2017 में चुनाव लड़ा, आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, और वो चुनाव भी जो मेरे सामने मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता समान सभी लोग आपके दम पर चुनाव लड़ा, और वो चुनाव भी आपने लड़ा था। हमारे जो सभी यहाँ मंच पर विराजमान शीर्ष नेतृत्व है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इनके आशीर्वाद से जो चुनाव हम सबके सहयोग से 2014 में आदरणीय मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला, और उसके बाद 2017 में प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने संभाला। उसके बाद 2019 में फिर आदरणीय मोदी जी को आपने कमान दी, लेकिन हम तो एक साधारण कार्यकर्ता थे। 2017 में जब चुनाव लड़ा, जो सामने व्यक्ति थे वो 4 बार के सांसद थे, 6 बार के मुख्यमंत्री थे, 2 बार के केंद्र में मंत्री थे, और सामने जो व्यक्ति खड़ा है
वो आपके बाद आशीर्वाद से वो व्यक्ति एक किसान का बेटा, आम आदमी का बेटा था। मैं धन्यवादी हूं अपनी स्वस्थ जनता जो यहाँ बैठी है, मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं, दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने जिस प्रकार से जो जोश 2017 में था, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। वो जोश दोबारा से वही उसी प्रकार का जोश है। इसके लिए सारा का सारा श्रेय इस समस्त जो मेरे कार्यकर्ता, मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज में 100% लक्ष्य हासिल करने पर देश भर में पहले स्थान पर रहने वाले हिमाचल ने 56% तक दूसरी डोज लगा दी है। हिमाचल में 30 नवंबर तक दूसरी डोज भी 100% पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कोविड की पहली डोज में 100% मुकाम हासिल करने पर हिमाचल की तारीफ और हौसला अफजाई कर चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि दूसरी डोज का लक्ष्य भी तय सीमा में पूरा हो और हिमाचल पहले स्थान पर रहे, इसको लेकर प्रयास जारी है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि कोविड वैक्सीन में देश भर में पहले स्थान पर रहने वाले हिमाचल ने 56% तक दूसरी डोज लगा दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन लगने के बाद लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। मुख्य सचिव ने कहा कि सैरो सर्वे में भी इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, लेकिन सरकार उन दिक्कतों को भी दूर करने का काम कर रही है। जिला उपायुक्तों के साथ व्यापक चर्चा के साथ तमाम मुश्किलों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कोविड की पहली डोज में 100% मुकाम हासिल करने में हिमाचल की तारीफ और हौसला अफजाई कर चुके हैं। दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा करने में भी हिमाचल पहले स्थान पर रहे, इसको लेकर हमारे प्रयास जारी हैं। सकता है। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आईसी के टूल्स का मदद लेनी पड़ेगी। और कल ही मैंने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ एक बहुत विस्तृत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस विषय पे की थी, जिसमें हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए हैं और हम अपने एनएचएम के लोगों को शिमला से भी भेज रहे हैं ज़िलों में, कि वो उन ज़िलों में जहां प्रतिशतता कम है सेकेंड डोज की, उसमें वहां मदद करें डीसीज़ की, और ताकि हम 30 नवंबर को अपनी सेकेंड डोज भी सभी पात्र व्यक्तियों को लगा पाएँ। तो ये विषय वैक्सीनेशन का हमारे लिए भी सर्वोपरि चला हुआ, और हम कोशिश करेंगे कि नवंबर एंड तक ये हो जाए। ये भी एक प्रसन्नता की विषय है कि शायद हम लोग सेकेंड डोज में भी सबसे आगे होंगे। और जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी ये कहा है, मुख्यमंत्री जी के साथ हम उनसे मिले थे दिल्ली में, तो उन्होंने ये कहा कि 30 नवंबर को वो भी हमारे इस कोविड के खिलाफ लड़ाई कि अगर हमें ये सफलता मिलती है सेकेंड डोज वाली, तो वो स्वयं हिमाचल में इस उपलक्ष्य में आएंगे और यहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका धन्यवाद करेंगे भारत सरकार की तरफ से। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार चरम पर है। चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री की कांग्रेस को नेता और नीति विहीन के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी और सरकार की चिंता करे, कांग्रेस के पास नेता भी है और नीति भी। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेश चौहान ने भाजपा पर चौतरफा हमला बोला और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री जी जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, उस प्रचार में वो बार बार कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में नेताओं की कमी है, नेता नहीं है, नीति नहीं है। तो हमने आज जानना चाहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको भी बताएं कि 2017 में क्या आप भाजपा के चेहरा थे, आप नेता थे, या आप किन परिस्थितियों में चीफ मिनिस्टर बने? क्या आज भी आप नेता हैं या आपके फैसलों की चाबी कहीं और रहती है? तो हमारा ये प्रश्न मुख्यमंत्री जी से था कि आप कांग्रेस की चिंता छोड़िए, नेता की भी और नीति की भी। आज समय था 4 साल का अपनी सरकार का, अपनी कारगुजारी का प्रदेश की जनता को बताने का कि हमने 4 साल प्रदेश की जनता के लिए कौन से मुद्दों पे काम किया, महंगाई और बेरोज़गारी पे क्या फैसले लिए और प्रदेश के विकास के हिसाब से क्या फैसले लिए, और अगर हमने 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया तो वो कर्जा कहाँ खर्च किया। ये मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव में, और हम तैयार थे इन मुद्दों के लिए कि जब भी कोई बाई इलेक्शंस होता है तो सरकार अपनी कारगुजारी बताती है, लेकिन ये सरकार मुद्दाहीन होने की वजह से और विकास की दृष्टि से पिछड़ने की वजह से असली मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही है।
जो असली समस्या है जनता की, बेरोजगारी और महंगाई, उस पर चर्चा ना हो और उस पर चुनाव आगे ना बढ़े, तो ये प्रयास भाजपा का और मुख्यमंत्री का मुझे दिखता है। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने किसी भी सीट से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं, लेकिन वर्ष 2022 में होने जा रहे आम चुनाव के लिए पार्टी हिमाचल में खुद के लिए सियासी जमीन तलाशने की तैयारी में जुट गई है। यह वजह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल की राजधानी शिमला में केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक कैलेंडर भी जारी किया गया है। इस कैलेंडर में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया गया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों को हिमाचल के घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक कैलेंडर भी जारी किया गया है। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि आम आदमी हिमाचल द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें अब तक के दिल्ली में आम आदमी की सरकार में किए गए कार्यों को दर्शाया गया है और इन कैलेंडर को दुकानों, बस अड्डों, रेल स्टेशन, मंदिर और पार्क जैसी जगहों पर मुफ्त में जनता को दिया जा रहा है। इसका मकसद जन जन तक केजरीवाल सरकार के कामों को पहुंचाने का है। इस कैलेंडर के माध्यम से हम आम जनता को दिल्ली मॉडल के बारे में बताना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताना चाहते हैं और जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आम जनता के लिए कार्य किए हैं उनको हम हिमाचल की जनता को बताना चाहते हैं। और इसी के लिए हमने प्रदेश स्तरीय ये कैलेंडर बांटने का काम शुरू किया है। हमने पौंटा साहब अलग अलग विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता बांट रहे हैं। आज शिमला में पूरी शिमला की जो हमारी कार्यकारिणी है, हमारी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ के विंग्स हैं, वो सभी इकट्ठा होकर आज शिमला में इस कैलेंडर को बांट रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों को और आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किए हैं उनको हिमाचल की जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ID भंडारी ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस आम मुद्दों को दरकिनार कर आपसी बयानबाजी करने में जुटे हैं। कारगिल सेना पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि आम लोगों के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के मुद्दे गायब हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस कुछ परिवारों की पार्टी रह गई है और आम आदमी पार्टी प्रदेश में 2022 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनाएगी। जिस तरह से फौज, करगिल और इवन भ्रष्टाचार, मैं देख रहा था एक स्टेटमेंट कि पुराने मुख्यमंत्री आते थे और कैसे इंटरव्यू लेने हैं, किसको भर्ती करना है। मेरे ख्याल ये मुद्दे नहीं हैं, असली तो भ्रष्टाचार है और खुद भी बोल रहे हैं कि अपने आदमियों को रखना है। तो ये जो आम आदमी पार्टी समझती है कि ये व्यवस्था इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिगाड़ रखी है। कभी एक हिमाचल में मेरे ख्याल 101 परिवार हैं, वही बार बार पिछले 50 साल से उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भाई, उनकी वाइफ्स वही इलेक्शंस में बार बार आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उससे वो करप्शन, वही लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने बारियां लगा रखी हैं। कभी एक आता है, अभी किसी मंत्री का भी बयान था कि उनकी पार्टी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो फलां पार्टी की बनेगी। तो ये पिछले 40 साल से वही हो रहा है, एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है। तो वो 5% लोगों को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। वार्ड मेंबर से लेके MLAs तक ठेकेदार बन चुके हैं। वो सारा जो डेवलपमेंटल फंड्स हैं उनका कट आपस में लेते रहते हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका मुख्य उद्देश्य है इस भ्रष्ट जो वातावरण है इसको चेंज करना है। सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला ने 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में शिमला जिला के शहीद हुए जवानों के परिजनों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। कर्नल सुनील शांगटा ने बताया कि 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अमर जवान ज्योति मशाल 4 दिशा में भेजी थी, जिसमें एक मशाल 18 अक्टूबर को शिमला सेना प्रशिक्षण कमान को मिली, जिसके तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला द्वारा 1971 भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर एडवर्ड स्कूल शिमला में बच्चों को 1971 के युद्ध की शहादत को याद दिलाने के लिए मशाल लाई गई। इस दौरान अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कर्नल सुनील शांगटा ने बताया कि 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अमर जवान ज्योति मशाल 4 दिशा में भेजी थी, जिसमें एक मशाल 18 अक्टूबर को शिमला सेना प्रशिक्षण कमान को मिली थी। उन्होंने कहा कि
मशाल को 23 अक्टूबर को कसौली सेना कमांड को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि 1971 का भारत पाक युद्ध 13 दिन तक चला था और उस युद्ध में जिला शिमला के 4 जवान शहीद हुए थे, जिसमें वीर चक्र पदक विजेता कैप्टन जितेंद्र सूद, रोड़ू के रहने वाले शहीद सिपाही शांति प्रकाश, रामपुर के सिपाही कुंदन लाल, नेरवा से सिपाही टेकचंद शहीद हुए थे। पिछले साल 16 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अमर जवान ज्योति से 4 ये विजय मशाल को देश के अलग अलग कोने की तरफ रवाना करवाया था। ये मशाल सारे देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए और जिन्हों को अच्छा पदक मिला, उनके घर में, उनके गांव की तरफ जाते हुए आखिर में जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में जो मशाल आई थी वो 18 तारीख को शिमला में यहाँ पहुँची, जिसको आर्ट्रैक ने रिसीव किया और 2 दिन पहले उनका प्रोग्राम था। आज ये मशाल हमारे एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर शिमला में आई है और हमने भी इसी संदर्भ में अपने जो शहीद लोग थे 1971 की लड़ाई में, उनको सम्मानित करने की यहाँ पर एक्टिविटी करवाई है। और हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि अपने बच्चे जो है, कैडेट्स हैं, उनको इन शहीदों की जो शहादत है उसके बारे में याद करें, उनके बारे में जो आज़ादी के लिए वो लड़े हैं और उनकी इस कोशिश से आज हम आज़ाद हैं यहाँ पर, उसके बारे में याद करें और उसको नमन करें। ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से मिला। कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा शिमला में प्रीपेड बूथ खोलने की योजना वर्ष 2018 से बनाई जा रही है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यह योजना फाइलों तक ही सीमित कर रह गई है। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को बताया कि शहर में फर्जी गाइड और एजेंट पर्यटकों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, जिस कारण आए दिन पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। और कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रीपेड बूथ लगाकर रेट फिक्स किए जाएं और किराए की दरों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए। ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त शिमला से मिला और टैक्सी व्यवसाय में आ रही समस्याओं को उपायुक्त के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार गाड़ी की स्पीड औसत 30 से 40 किलोमीटर ही होती है, जिसमें सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए पुनर्विचार किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि गाड़ी का पंजीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा पार्किंग व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है, लेकिन बिना पार्किंग सर्टिफिकेट के गाड़ियों का पंजीकरण किया जा रहा है, जो कि सरासर कानून का उल्लंघन है। व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए पार्किंग प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। तो ये सीट बेल्ट का मेन है। सीट बेल्ट तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ प्लेन एरिया हो और सामने से गाड़ी हिट होती हो, जैसे 70-80 से ऊपर गाड़ी चलती हो। तो यहाँ तो 30-40 से ऊपर चलती नहीं है। तो यहाँ तो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य तो मतलब 30-40 से ऊपर बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें साहब ने बोला कि हम चलो करते बात। और अगला था हमारा, तीसरा था हमारा कि गाड़ी का जो पंजीकरण, जैसे नई गाड़ी हम लेते हैं उसको रजिस्टर करना हो तो उसमें पार्किंग का मेन इशू है कि जब पार्किंग रजिस्टर करानी हो तो उसमें 28-30 हज़ार रुपये पार्किंग के लिए दो, उसके बाद गाड़ी आपकी रजिस्टर होगी। और जो काफ़ी समय से हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पार्किंग की सुविधा गवर्नमेंट दे, और गवर्नमेंट हमारे से 4-5 हज़ार ले ले, कोई दिक्कत नहीं पानी है, गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाएगा। और जो कि 28-30 हज़ार रुपये लोग ले रहे, इसका कोई हमें अंदाजा नहीं है कि सरकार की देने क्या नहीं है। और अगला था हमारा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी विभागों में टैक्सियाँ लगती है, उसमें टैक्सी वालों को ही टेंडर दिया जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, किसी एक ठेकेदार को टेंडर ना दिया जाए। तो उसमें काफ़ी समय से क्या किया जा रहा है कि बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, कोई चंडीगढ़ से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनके लिए एक आदमी को 150 गाड़ियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यह डिमांड है कि एक टैक्सी वाले को जिसका एक टैक्सी उसको एक टेंडर दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाए।
अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले करवा चौथ व्रत का इंतजार हर वर्ष महिलाओं को बेसब्री से रहता है। बदलते जमाने के साथ करवा चौथ मनाने के तरीकों में बदलाव तो आया है, लेकिन महिलाओं की आस्था आज भी उतनी ही है। राजधानी शिमला में महिलाएं करवा चौथ के पर्व को लेकर काफ़ी उत्साहित है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संकट के कारण महिलाएं करवा चौथ के त्यौहार को अपने घरों में ही मना रही थी, लेकिन जैसे जैसे पर्यटन व उद्योग कारोबार पटरी पर लौटने लगे, उसी तरह अब सभी मेले व त्यौहार मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लॉरेंस क्लब शिमला की महिलाएं भी करवा चौथ को लेकर खूब उत्साहित है। इसी के तहत महिलाओं ने करवा चौथ का खूब जश्न मनाया। शिमला के होटल हॉलिडे होम में आयोजित करवा चौथ सेलिब्रेशन में क्लब से जुड़ी महिलाओं ने एक दूसरे को उपहार दिए व डीजे की धुन पर थिरकर खूब मौज मस्ती की। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सुहागी बांटी और गले मिलकर करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। आज हम सारी लाइनें से यहाँ पे इकट्ठी हुई है लाइनें अपना करवा चौथ का फंक्शन मनाने के लिए सेलिब्रेशन के कर रहे हैं और नाच गाना हो रहा है और मतलब बड़े अच्छे तरीके से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो त्यौहार है ये हमारे लिए, हम सब लेडीज़ जो भी हैं, भारतीय नारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सारी हम जितनी भी सुहागिनें हैं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और ये हमारे प्यार का प्रतीक है। और यहाँ पर हम जो भी फंक्शन में कर रहे हैं, नाच गाना भी है, उसमें कोई सरप्राइज़ गेम्स भी हैं, गिफ्ट भी हैं और मेहंदी है, तंबोला है, तो जो हम लोग इंजॉय कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। पासिंग द पार्सल और डांसिंग है, सब कुछ है, मतलब कि अच्छा प्रोग्राम है हमारा ये। और साल में मतलब कि साल में एक बार आता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और इस दिन का इंतज़ार हम हमेशा पूरा साल करते हैं कि भाई ये दिन आएगा और हम इसमें अपना फंक्शन करेंगे और योगदान देंगे। और सब लेडीज़ को यही कहते हैं, सब लेडीज़ को मुबारकें हमारी तरफ से, करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकें। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में 24 से 27 अक्टूबर तक 31वीं राष्ट्र स्तरीय वाटर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देश भर के 24 राज्यों के प्रतिभागियों सहित आर्मी और पुलिस की 2 टीमों के 550 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त बिलासपुर पंकज रॉय ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। 24 अक्टूबर से बिलासपुर की गोविंद सागर झील खिलाड़ियों की नावों से भर जाएगी। इससे बिलासपुर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्र स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स काइकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर गठित कमेटियों की समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्था के साथ उचित प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहीं बिलासपुर पहुंचने पर खिलाड़ियों का रैपिड टेस्ट भी किया जाएगा। जल क्रीड़ा चैंपियनशिप के दौरान थल क्रीड़ा और वायु क्रीड़ा का भी एक साथ आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोग पैराग्लाइडिंग और कबड्डी का भी आनंद उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त लोगों और खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बिलासपुर में 31st काइकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप जो है वो 24 से स्टार्ट होगी और 27 को क्लोज होगी। इसमें लगभग 26 स्टेट्स की टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और 550 के आसपास जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके सारे जो इंतज़ाम थे वो हमने कर दिए हैं। आज रिव्यू मीटिंग 2:30 बजे रखी है और अब फील्ड में भी जाके देखेंगे कोई कमी ना रहे। इसमें अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं भिन्न भिन्न विभाग अध्यक्षों की अध्यक्षता में। इसमें ADC मैडम हैं और हमारे SDM हैं, AC to DC हैं, DFSC हैं, तो उन्होंने अपनी इंटरनल मीटिंग कर रही है। आज मैं 2:30 बजे इसको रिव्यू करूँगा ताकि जो ये टूर्नामेंट है बड़े अच्छे से हो सके। दूसरा वैक्सीनेशन के बारे में, तो वैक्सीनेशन के संदर्भ में हमने एक ऑर्डर जारी किए हैं कि जो भी अब किसी भी कार्यालय में मिलेंगे आम जनता के लोग, अगर वो एलिजिबल हैं, एलिजिबल इन द सेंस कि जिनको 84 डेज़ हो गए हैं, उनको सेकेंड डोज लगानी ज़रूरी है। क्योंकि बिलासपुर जो है अभी
3,27,000 जो फर्स्ट डोज लगनी है उसमें से 2,12,000 अभी लगी है और हम शॉर्टफॉल है हमारा लगभग 1,13,000 का, और जो टारगेट मिला है वो 30 नवंबर तक उसको पूरा करना है। तो हमने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिस भी कार्यालय में कोई भी जनमानस अगर आते हैं तो उनका पहले ये चेक किया जाए कि उनको सेकंड डोज लगी है। पर ये चीज़ ज़रूरी देखनी है, इसको गलत कंस्ट्रू ना किया जाए। अगर उनको 84 डेज से कम है तब तो वो उनको रोका नहीं जा सकता, अगर 84 डेज से ज़्यादा हैं तो उनको सेकंड डोज लगाने की आवश्यकता है। और इसमें जो हमारे अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, उनसे हमने आग्रह किया है कि वो लोगों को परसुएड करें और जो नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे सेकंड डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि हम 100% जो है सेकंड डोज लगवा सकें। हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 अक्टूबर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही सुबह और शाम को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब चल रहा था, जिसके चलते अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, वहीं मध्यवर्ती और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 अक्टूबर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि आगामी 48 घंटों के लिए पश्चिमी विक्षोभ के चलते फिर एक बार 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्र और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मध्य पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। पीछे स्पेल आया था, उतना हैवी स्पेल तो ये नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि अगले जो 48 घंटे में फिर से प्रदेश में मौसम खराब होगा। पश्चिम विक्षोभ जो अप्रोच कर रहा है, तो उसके आने से जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जो है लोअर और मिड हिल्स में संभावना है, और ऊपर जो है मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। तो अगले 48 आवर्स जो है फिर से प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, और शिमला में भी कल जो है बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 24 तारीख के बाद फिर जो है मौसम ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो कम होंगे, और सुबह और शाम जो है ठंड हो जाएगा, और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन एक तरह से जो है मॉर्निंग इवनिंग जो है और ठंडे हो जाएंगे इस पश्चिम विक्षोभ के आने के बाद। देखिए, हमने तीन जिलों में जो है अलर्ट जो है येलो वार्निंग रखा है, और क्योंकि हैवी स्नोफॉल होने की संभावना है। उसमें डिस्ट्रिक्ट के चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर और कुछ कुल्लू के हिस्से जहाँ पे जो है हैवी स्नोफॉल की संभावना है। न्यूनतम तापमान तो कुछ बढ़े हैं पिछले 36 घंटे में, क्योंकि जब WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है तो टेम्परेचर न्यूनतम बढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 48 घंटे बाद इसमें जो है एकदम से फर्क आएगा, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आएगी, और ओवरऑल जो है मौसम जो है ठंडा हो जाएगा, और एक तरह से कूल वेदर जो जिसको कहते हैं वो जो है मॉर्निंग इवनिंग में रहेगा। नहीं, ठंड तो मॉर्निंग इवनिंग रहेगी, दिन में धूप आएगी, क्योंकि बारिश जो है 24 तक की है, 24 में कम हो जाएगी, 23 में आज रात में थोड़ा सा शुरू होगा और कल में बढ़ेगा, और 24 के आसपास आफ्टरनून के आसपास जो है कम होना शुरू हो जाएगा, और 25 से फिर मौसम ठीक है अगले 3 से 4 दिन। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।